और आखिर कैंट बोर्ड भंग होने के बाद इसका संचालन कैसे किया जाएगा। कैंट बोर्ड से जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा होगी। कैंट बोर्ड के जो अभी हमारे चैनल के साथ में जुड़ चुके हैं, तो सर बहुत बहुत स्वागत है। 15 दिसंबर 2020 को डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा भारत के समस्त कैंट बोर्डों को एक पत्र जारी किया गया है। कैंटोनमेंट को विलय करने का पत्र शासकीय तौर पर नहीं आ जाता तब तक यहाँ इलेक्शन भी नहीं हो सकते, क्योंकि सच्चा सोना और कुशल कारीगरी का ही नाम है हनुमंत छाया ज्वेलर्स। तो बिना देर किए हुए आज ही संपर्क करें श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। आप सभी देख रहे हैं रिपब्लिक सागर मीडिया और मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह। 10 फरवरी 2021 को कैंट बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के लिए जा रहा है और आखिर कैंट बोर्ड भंग होने के बाद इसका संचालन कैसे किया जाएगा। कैंट बोर्ड से जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा होगी कैंट बोर्ड के वरिष्ठ पार्षद वीरेंद्र पटेल जी से, जो अभी हमारे चैनल के साथ में जुड़ चुके हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जी भूपेंद्र जी, आपके लिए भी धन्यवाद और आपके जितने भी दर्शक हैं उनके लिए भी, उनका भी स्वागत है जी। जो भी प्रश्न आप पूछेगा। सर मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि 15 दिसंबर 2020 को डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा भारत के समस्त कैंट बोर्डों को एक पत्र जारी किया गया है, आखिर उस पत्र में उल्लेख क्या है। भूपेंद्र जी, जो अभी आपने पूछा है पत्र के बारे में, तो हमारे सागर कैंटोनमेंट बोर्ड में 15 दिसंबर को एक पत्र आया था जिसमें यह सीओ से पूछा गया है कि सागर कैंटोनमेंट की भौगोलिक स्थिति से अवगत कराएं, क्योंकि सागर के अलावा देश के 62 कैंटों को केंद्र सरकार नगर निगम, नगर पंचायत में शामिल करने जा रही है। तो हमारे यहाँ की जो स्थिति है, 5 वार्ड तो जो है वो सिविल एरिया में शामिल है और वार्ड क्रमांक 6 और 7 में डीओ लैंड है। ऐसी स्थिति में यहाँ किसान रहते हैं। लगभग 400 एकड़ ज़मीन है जिस पर किसान वर्तमान में खेती कर रहे हैं। तो अभी जो प्रॉब्लम आने वाली है, ये आने वाली है कि इन किसानों को कैसे व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि सिविल एरिया को नगर निगम में शामिल करने के लिए कुछ नहीं करना होगा। उन एरियाओं को, उन जगह को काट के और नगर निगम सीमा में मिला दिया जाएगा। परंतु जो किसान हैं उनके परिवार बढ़ चुके हैं और सन 1971 से इनकी लीज जो है एक्सपायरी चल रही है। एक्सपायरी लीज की वजह से कैंटोनमेंट बोर्ड के में एक फ़ैसला आया था जिसमें वहाँ रहने वाले किसानों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे और उन्हें इनक्रोजर माना गया था। इनक्रोजर मानने की वजह से अब यह देखना होगा कि इनके लिए आगे कैसे यहाँ व्यवस्थित किया जाए, उनके घरों का अलॉटमेंट कैसे किया जाए। जो इनक्रोचमेंट है, इनका एक प्रस्ताव है कि इनको प्रधानमंत्री आवास में यहाँ कैंटोनमेंट एक निश्चित एरिया में सभी को बसाया जाएगा। तो वर्तमान में ना तो हमारे पास प्रधानमंत्री आवास या लीज रिन्यूअल का कोई भी केस लगभग 10 साल में भी नहीं हुआ है। तो अभी हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार की अन्य वार्डों को सिविल एरिया घोषित कर नगर निगम या नगर पंचायत में शामिल किया जा रहा है, तो हमारे वार्ड क्रमांक 6 और 7 को भी उसी कैटेगरी में रखकर इन्हें भी नगर निगम या नगर पंचायत में शामिल किया जाए। वीरेंद्र जी, आपको जानकारी है कि कैंट बोर्ड में कितने प्रकार के लैंड होते हैं और उनका उपयोग कैसे होता है। बिल्कुल जानकारी है। हमारे पास लगभग पहले A1 लैंड होती है, A2 लैंड होती है, B1 होती है, B2 होती है, C लैंड होती है और DO लैंड होती है। DO लैंड में 2 होते हैं, B3 और B4। जहाँ बंगलो रहते हैं वहाँ पर B4 है और जहाँ पर एग्रीकल्चर लोग खेती करते हैं वो B3 लैंड है। तो इसी जो आपने बोला कि C लैंड को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अभी जो बाकी पे ही तो डिस्कशन चल रहा है। C लैंड तो बहुत ईजी होता है कि उनके पास पहले ही मालिकाना हक होता है और मालिकाना हक होने के वजह से उनका असेसमेंट नगर निगम में शामिल करने के लिए कंपाउंड की स्थिति भी करके उनके साथ अगर थोड़ा बहुत इंक्रोचमेंट है तो उसको कंसीडर किया जाएगा और उन पर पेनल्टी लगा के उसको वो कर सकते हैं। तो यहाँ बड़ा इजी है। दूसरा प्रश्न आपका जो पूछ रहे हैं कि B1 और B2 लैंड कौन सी है, तो जहाँ पर सरकारी बंगले हैं, जो राज्य शासन के पास वो जगह है, वो B1 और B2 है। B1 पर
जो वैकेंट जगह है और उसके पास है सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के पास है, जैसे कि कलेक्टर साहब का बंगला है, B1 और B2 जहाँ उनका बंगला है वो जहाँ बना हुआ है वो B2 में बना हुआ है, और जो उसकी जगह खाली डली हुई है वो B1 है। वीरेंद्र जी, अचानक भारत के समस्त कैंट बोर्डों को पत्र जारी किया गया है और सिविल एरिया से संबंधित अभिमत सीईओ से मांगे गए हैं, आखिर ऐसा क्यों? अभी आपने पूछा, ये अचानक नहीं हुआ है भूपेंद्र जी, ये लगातार लगभग 12 वर्ष हो गए हम लोग को परिषद में। पहले मेरी वाइफ थी, कैंट बोर्ड से उपाध्यक्ष थी पूनम पटेल जी, और उस समय सांसद हुआ करते थे श्री भूपेंद्र सिंह जी, जो वर्तमान में मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में। उन्होंने मिलके जाके उस समय के रक्षा मंत्री A.K. एंटोनी जी से इस संबंध में चर्चा की। सारे देश के सांसदों को एकत्रित किया गया, जिसमें हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी जो 62 कैंटोनमेंट बोर्ड में है से बनी हुई थी। सबने मिलके ये प्रस्ताव को पास कराने का प्रयास किया था कि जिन किसानों की लीज एक्सपायरी हो गई है उन लीज को रिन्यूअल किया जाए। दूसरा है कि उस सिविल एरिया घोषित किया जाए। जैसे ही भूपेंद्र जी राज्य शासन में आए और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बने, उसके बाद जो सांसद थे लक्ष्मी नारायण यादव जी, उन्होंने प्रयास किए, संसद में कई बात को रखा गया। वो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ भी अलग अलग तौर पर रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री से इस बात को लेकर मिले। इसके बाद हमारे जो विधायक थे समस्त कैंटों बोर्ड से, तो बड़ा जन समुदाय इकट्ठा हुआ, इसकी रैली निकाली गई। सारे देश भर के कैंटों से जो विधायक और सांसद थे, तो हमारे यहाँ से श्री लक्ष्मी नारायण यादव जी, प्रदीप लारिया जी, और वर्तमान सांसद हैं जो राज बहादुर जी, सभी लोग मिलकर इसको प्रयास कर रहे हैं कि जनहित में यह निर्णय लिया जाए कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी मूलभूत सुविधाएं जिनका वो अधिकार रखते हैं उन्हें मिले, और इन कैंटोनमेंट बोर्ड को समाप्त कर इनके जो अधिकारों से वंचित हैं रक्षा भूमि होने की वजह से उन्हें मिले। वीरेंद्र जी, एक्ट के अनुसार जो A1 लैंड है वो पूरी तरीके से सेना के लिए आवंटित किया गया है, तो क्या इसे सिविल एरिया के लिए आवंटित किया जा सकता है? जब तक कि संपूर्ण सिविल के लोग नगर निगम में शामिल नहीं हो जाएंगे तब तक ये सिविल एरिया नगर निगम में पूरे इनको शामिल नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हो रही है कि अगर A1 लैंड जो DO लैंड में निवास करने वाले लोगों का हल जब तक नहीं निकाला जाएगा, जब तक इसको कैंट बोर्ड को समाप्त नहीं किया जा सकता। लोगों के सुझाव हैं, इसमें राज्य शासन अगर इतनी ही ज़मीन केंद्र सरकार को, सेना को अगर सौंप देती है तो इसका हल संभव है। कैंट एक्ट के अनुसार 2 बार हमारे कार्यकाल को बढ़ाया जा चुका है 6-6 महीने के लिए, तो वर्तमान परिषद के लिए 6 वर्ष का कार्यकाल मिला है। इससे पूर्वी वर्ष 2003 में कैंटोनमेंट बोर्ड को भंग कर बेगर परिषद के लगभग 4 से 5 साल परिषद चलाई थी, जिसमें प्रशासन ने अपने हाथों में ले लिया। यही स्थिति वर्तमान में बनने जा रही है, क्योंकि कैंट एक्ट में बदलाव के कारण इतनी जल्दी बदलाव नहीं हो सकते, बहुत पुराने कानून हैं। यहाँ के नगर जो कैंटोनमेंट बोर्ड हैं वहाँ की भौगोलिक स्थिति, फिर डीजी सर, PD सर, वहाँ से होते हुए रक्षा मंत्रालय, और रक्षा मंत्रालय के बाद संसद में पास होंगे जब इन कानूनों की पात्रता मान्य होगी। अभी वर्तमान में इसमें बहुत समय लग सकता है, तो अब ना तो हम लोग का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, परंतु 2 साल 4 साल इसमें लग सकते हैं। अभी नगर निकाय के चुनाव में ना कैंट बोर्ड सम्मिलित होगी, जब तक कि नगर निगम में कैंटोनमेंट को विलय करने का पत्र शासकीय तौर पर नहीं आ जाता तब तक यहाँ इलेक्शन भी नहीं हो सकते। सर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सवालों के जवाब के लिए और हमारे चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। अब देखते हैं कि कैंट बोर्ड भंग होने के बाद में इसको संचालित कैसे किया जाएगा और मध्य प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव में कैंट बोर्ड को सम्मिलित किया जाएगा या नहीं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। ज्वेलरी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, बिना नुकसान के खरीदना चाहिए।
टाइम पर खाए बिना, सेहत पर ध्यान न देकर, फैमिली के लिए समय न देकर मेहनत से कमाया हुआ पैसा क्या ऐसे ही जाने दे सकते हैं? सोना क्या सिर्फ सजने संवरने की चीज़ है? बच्चा पैदा होने से लेकर बड़ा होने तक हर प्रकार से हम उसके लिए सेविंग करते हैं। सोना, चांदी, हीरा या किसी भी प्रकार की सेविंग स्कीम हो, आखिर आपकी मेहनत का ही पैसा है। आपके परिवार के एक सदस्य की तरह बता रहा हूँ, एक ज्वेलरी को लेने के लिए पूरा दिन लग जाता है। दामों को कम से कम 4 दुकानों से कंपेयर कीजिए। मार्केट में मिल रहे अलग अलग ऑफर्स को अपने दिमाग में रखकर कंपेयर कीजिए। आखिर कोई भी ज्वेलरी हो, सही दाम से 1 रुपये भी ज़्यादा ना दे, आखिर आपके मेहनत का ही तो पैसा है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सागर शहर में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स लेकर आया है आभूषणों की एक अनुपम श्रृंखला। हीरा, सोना, चांदी या किसी भी प्रकार के आभूषण हो, ग्राहकों के विश्वास को कभी नहीं टूटने देता, क्योंकि सच्चा सोना और कुशल कारीगरी का ही नाम है हनुमंत छाया ज्वेलर्स। तो बिना देर किए हुए आज ही संपर्क करें श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।